हेलो ऑफिसर्स। आज है हमारा लेक्चर 3 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनलाइटनमेंट के तीसरे पार्ट को। एनलाइटनमेंट में हम लोगों ने वो मूवमेंट देखा क्या होता है, आइडियाज देखे क्या कौन कौन से आइडियाज थे। फिर हमने रूसो के बारे में पढ़ा कि रूसो ने कैसे एनलाइटनमेंट के आइडियाज को क्रिटिसाइज किया और उसको अलग डेफिनेशन दी। एंड उसके बाद आता है इमैनुअल कांत। ये बेसिकली क्या बताता है? इमैनुअल कांत बेसिकली क्या करता है कि अब एक एसे लेकर आता है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट। 1784 में ये ऐसे आता है। इसमें कांत ये बताता है कि एनलाइटनमेंट ने बेसिकली कैसे इंसान अपनी सोच का मालिक बन सकता है उसके बारे में बताया। और फिर उसने एक लाइन लिखी कि एनलाइटनमेंट इज मैन्स इमर्जेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी। अभी देखो ये जो एक लाइन है, ये एक लाइन के अंदर पूरी एनलाइटनमेंट की फिलॉसफी आ जाती है। ये कैसे आती है? अकॉर्डिंग टू कांत, इमेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? कांत के अकॉर्डिंग इमेच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि दिमाग की कमी है, बल्कि ये होता है कि आप अपनी जगह दूसरों को सोचने का मौका देते हो, वो भी आपके बारे में। आप अपनी रीजनिंग पावर का यूज नहीं करते हो, आप ऑथोरिटी पे ब्लाइंड ट्रस्ट रखना स्टार्ट कर देते हो। और इस चीज में क्या होता है ना कि कांत का एग्जाम्पल भी आता है। जब ये कांत ये सारी चीजें बोल रहा होता है तो कांत एग्जाम्पल देता है। जैसे कि रिलीजन में क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उनके बारे में जो प्रीस्ट है वो सोचेगा। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आपके बारे में जो रूलर बोल रहा है आप वही सुनोगे। आप अपने बारे में रूलर को मौका देते हो कि वो आपके लिए सोचे। नॉलेज फील्ड में क्या होता है कि आप मौका देते हो बुक्स को, आप मौका देते हो एक्सपर्ट्स को कि वो लोग आपको नॉलेज के बारे में बताएं और वो लोग आपके बदले डिसीजन लें। और इन्हीं सब चीजों को लेकर कांत कहता है कि ये इमेच्योरिटी जो है ये नेशनल बेसिकली नेचुरल नहीं है। ये जो इमेच्योरिटी है ये सेल्फ इम्पोज है, आपने खुद से अपने ऊपर लगाया है। अब ये सेल्फ इम्पोज क्यों है, हम यहां से बात करते हैं। मेच्योरिटी का मतलब क्या था कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम कुछ भी काम खुद से नहीं कर रहे हैं, हम सोचने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, हम ऑथोरिटी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, हम रिलीजन में प्रीस्ट पर डिपेंडेंट हैं, हम पॉलिटिक्स में रूलर पर डिपेंडेंट हैं, हम नॉलेज के मामले में बुक्स और एक्सपर्ट पर डिपेंडेंट है। और ये जो इमेच्योरिटी है ये सेल्फ इम्पोज इमेच्योरिटी है। अब ये सेल्फ इम्पोज क्यों है? पहला क्वेश्चन, सेल्फ इम्पोज्ड। देखो कांत इसका दो रीजन बताता है। पहला, लेजीनेस, मतलब कि सोचना मुश्किल काम है, इसलिए लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं। एंड दूसरा जो रीजन है वो है डर। ये डर कैसा होता है? ऑथोरिटी से सवाल पूछने का डर, ऑथोरिटी से रीजन करने का डर, जो ट्रेडिशन बना हुआ है उस ट्रेडिशन को तोड़ने का डर, सोशल पनिशमेंट का डर। और ये सारे डर क्या होते हैं? ये सारे डर आपको इमेच्योर बनाते हैं। और इसीलिए जो लोग होते हैं जो सोचना नहीं चाहते, जो रीजन करना नहीं चाहते, वो लोग क्या करते हैं, आप मुझे गाइड करो मैं फॉलो करूंगा। वो बस फॉलोअर बनना चाहते हैं, वो कभी लीडर बनने की कोशिश नहीं करते। और इसीलिए कांत का जो स्लोगन होता है, क्या स्लोगन होता है? डेयर टू नो। आप जानने की हिम्मत तो करो। इसी का एक टर्म है सेपेयर ऑड, यानी खुद सोचने की हिम्मत रखो। ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल स्लोगन नहीं है, बल्कि एक मोरल करेज का कॉल भी है। आप देखो कि
अब यहां पर दो चीजें आती है। एनलाइटनमेंट के आइडियाज में हमने पढ़ा था रीजन। अभी रीजन को लेकर जॉन जेकब रूसो क्वेश्चन करता है कि रीजन को सुप्रीम अथॉरिटी बनने नहीं देनी है, रीजन को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं देना है। और इसी चीज में क्या होता है कि इमैनुअल कांत वापस से इस चीज को एक्सप्लेन करता है। और इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करता है, देखो ये बताता है कि डिफरेंस क्या है पब्लिक रीजन में वर्सेस प्राइवेट रीजन। और ये जो चीज है ये बेसिकली एक जवाब होता है रूसो के क्वेश्चन का। कांत इनलाइटनमेंट को अनार्कियल नहीं बताता है, वो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताता है इन दोनों के बीच में। अभी वो कैसे, देखो रीजन का दो यूज होता है, एक पब्लिक यूज होता है, प्राइवेट यूज होता है। अभी पब्लिक यूज कौन करता है, देखो सबसे पहले पब्लिक यूज फिर प्राइवेट यूज। पब्लिक यूज कौन करता है, स्कॉलर्स या फिर जो भी सिटीजन है। अब पब्लिक यूज में क्या होता है, पब्लिक यूज में होता है ओपन डिबेट, ओपनली क्रिटिसाइज करना, ओपनली राइट करना, बेसिकली लिखना। और इन सब चीज के लिए कंप्लीटली फ्रीडम होना चाहिए। और इनलाइटनमेंट का कोर यही है, क्या होता है, ओपन डिबेट, क्रिटिसिज्म एंड राइटिंग। और इन सब चीज के लिए कंप्लीट फ्रीडम होना चाहिए। और ये जो चीजें हैं पब्लिक रीजन जो है यही इनलाइटनमेंट का कोर आइडिया है। बट जब हम प्राइवेट यूज की बात करते हैं, प्राइवेट यूज कहां पे होता है, प्राइवेट यूज होता है जॉब में या फिर किसी ऑफिशियल रोल में। प्राइवेट यूज होता है डिसिप्लिन में या फिर ओबीडियंस में, जैसे कि सोल्जर्स, टैक्स ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट। कांत इसी चीज में कहते हैं कि सोचना एक बहुत ही ज्यादा फ्री बात है। आप अपनी सोच को फ्री रखो और सिस्टम को सडनली डिस्ट्रॉय मत करो। जो जैसा सिस्टम चला आ रहा है आप उस सिस्टम को ओबे करो। अभी यही यहीं से क्या निकलता है ना कि कांत का इनलाइटनमेंट का डिफेंस क्या होता है। जब इनलाइटनमेंट क्वेश्चन उठाए जा रहे होते हैं, इनलाइटनमेंट के आइडियाज पर क्वेश्चन उठाए जा रहे होते हैं, तभी कांत इसके डिफेंस में बोलना स्टार्ट करता है। कांत इनलाइटनमेंट को जस्टिफाई करना स्टार्ट करता है। वो बताता है कि कैसे इनलाइटनमेंट इज इक्वल टू रीजन प्लस ऑथोरिटी, ये दोनों होती है। अब ये कैसे होता है, देखो इनलाइटनमेंट फेथ या ट्रेडिशन को ब्लाइंडली रिजेक्ट नहीं करता है, बल्कि उन्हें रीजन के टेस्ट पर लाता है, उनसे सवाल पूछता है। और सवाल पूछना ही तो कोर आइडिया है इमैनुअल कांत का। इसलिए कांत का जो इनलाइटनमेंट है वो एंटी रिलीजन नहीं होता, वो एंटी ऑथोरिटी नहीं होता, वो एंटी अनक्रिटिकल ओबीडियंस नहीं होता। फॉर कांत इनलाइटनमेंट वाज नॉट अ रिवॉल्ट। अभी देखो क्या है ना कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं, जब हम फिलॉसफी की बातें करते हैं, जब हम आइडियाज की बातें करते हैं, तो यहां पर क्या है ना कि कांत ये बताना चाह रहा है कि जब आप इमेच्योर बिहेव करते हो, जब आप खुद के बारे में नहीं सोच पाते हो, जब आप इंटेलेक्चुअली किसी और पर डिपेंडेंट होते हो, तो कांत इन सब चीजों के बारे में बता रहा है। कांत ट्रांसफॉर्म कर रहा है एनलाइटनमेंट का आइडियाज को, कैसे वो हिस्टोरिकल मूवमेंट से एक परमानेंट मोरल ऑब्लिगेशन बन जाता है ह्यूमैनिटी के लिए, उस चीज के बारे में बता रहा है।
और कांत क्या कहता है, कांत रीजन को एक मोरल ऑटोनॉमी देता है। अब ये कैसे देता है, हम इसी चीज को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू कांत, रीजन एज मोरल ऑटोनॉमी। अभी देखो, कांत यहाँ इनलाइटनमेंट सिर्फ सोचने की आजादी तक लिमिटेड नहीं रखता है, बल्कि इससे आगे बढ़ता है। वो सोचने की आजादी से आगे बढ़ता है, वो मोरली सेल्फ रूल तक पहुंचता है। इसलिए कांत का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो रीजन को मोरल ऑटोनॉमी की तरह देखता है। कांत के लिए रीजन का जो असली रोल होता है वो अलग होता है। कांत के अकॉर्डिंग रीजन डोमिनेशन का टूल नहीं है, ना चर्च के हाथों में ना स्टेट के हाथों में। रीजन बेसिकली एक लिबरेशन का टूल है। रीजन एज अ टूल ऑफ लिबरेशन। अभी देखो, लेकिन ये जो लिबरेशन है, ये लिबरेशन किस बारे में बात कर रहा है, ये किस तरह की लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। ये जो लिबरेशन है ये एक्सटर्नल चेंज तोड़ने के बारे में नहीं होता, बल्कि इंसान अपने आप पर कैसे रूल करे और वो कैपेसिटी कैसे डेवलप करे, इस चीज से है। और इसी कॉन्सेप्ट को इमैनुअल कांत कहते हैं ऑटोनॉमी। एक मोरल ऑटोनॉमी की तरह बताते हैं कि रीजन क्या है। अभी देखो क्या है ना, कि ये जो मोरल ऑटोनॉमी की बात होती है, ये मोरल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है इसको भी समझेंगे। अभी हम देख रहे थे रीजन एज अ मोरल ऑटोनॉमी। अब मोरल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरल ऑटोनॉमी। अभी देखो, ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ लेजिस्लेशन। अभी मोरल लॉ से बाहर, देखो ये जो मोरल लॉ है, ये मोरल लॉ बाहर से इंपोज नहीं होता है। इंसान खुद अपना रीजन से ये डिसाइड करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए इमैनुअल कांत बोलते हैं कि ट्रू फ्रीडम लॉ के बिना नहीं हो पाता। ट्रू फ्रीडम लॉ के बिना रहना नहीं है। ट्रू फ्रीडम खुद को रैशनल लॉ देना होता है। हम कहते हैं ना, फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, किसी भी तरह के लॉ के अंडर नहीं रहना, आपको कोई रोक नहीं सकता। और इसी इन्हीं सब चीजों को लेकर इमैनुअल कांत कहते हैं कि ट्रू फ्रीडम बेसिकली क्या है। इसका मतलब होता है कि आप एक रैशनल लॉ बनाओ एंड देन उस लॉ को फॉलो करो। तो ये है मोरल ऑटोनॉमी, जब आप खुद से लॉ बनाते हो। और ये सारे आइडियाज हमने कहां पे पढ़े थे, ये सारे आइडियाज हम रूसो के टाइम पे भी पढ़ रहे थे। जब सोवेरेनिटी की बात होती है, जब फ्रीडम की बात होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने वहां देखा था। ठीक है, तो ये जो मोरल ऑटोनॉमी की बात होती है, अब क्या है कि रीजन के बारे में और भी बातें आ रही है। अभी क्या होती है कि जब रूसो रीजन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है और बता रहा होता है कि रीजन कैसे इंसान के एथिक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इंसान के मोरालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू कांत, रीजन, कांत फ्रीडम को जो मन में आया वही करना ऐसा नहीं मानता है। अगर डिजायर को इंपल्सिवली फॉलो करना स्टार्ट कर दो तो क्या होगा, यू आर अ स्लेव ऑफ योर ओन डिजायर। और अगर आप रीजनिंग के साथ अपने डिजायर को फॉलो करो, या फिर आप रीजन को फॉलो कर रहे हो, तो ही आप फ्री हो, तभी आपके पास फ्रीडम है। तो रीजन एक तरह का लाइसेंस नहीं है। इसलिए कांत क्या बोलता है, ये जो इमोशनली इमोशन ड्राइवन एक्शन होता है, ये हेट्रोनॉमी है। अभी देखो, ये जो इमोशन ड्राइवन एक्शन होता है ये हेट्रोनॉमी है, बट जब हम रीजन ड्राइवन एक्शन देखते हैं तो बेसिकली ये एक रियल ऑटोनॉमी होता है। ठीक है, अभी देखो, जब कांत और रूसो को हम मिक्स करते हैं यहाँ पे, जब हम मोरालिटी के सोर्स के बारे में बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूसो क्या है, मोरालिटी का सोर्स है इमोशन।
मोरालिटी का सोर्स है कॉन्साइंस। हम रूसो नेचुरल गुडनेस के बारे में बात करता है, इंसान के अंदर जो इनहेरेंट नेचर है, जिससे कि ना वो सही होता है ना वो गलत होता है। ये जो कंपैशन और मोरल फीलिंग के बारे में रूसो ने बताया था। और अकॉर्डिंग टू रूसो, जो सोसाइटी में करप्शन है, वो करप्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन। बट अगर हम कांत के बारे में देखें, तो कांत के लिए मोरालिटी का सोर्स क्या है? कांत के लिए मोरालिटी का सोर्स होता है रीजन। अभी देखो डिफरेंस यहीं से समझ में आना चाहिए। अभी ये डिफरेंस क्या है कि रूसो के हिसाब से मोरालिटी जो होती है इनहेरेंट होती है, वो नेचुरल होती है। पर कांत के नजरिए से मोरालिटी का सोर्स क्या होता है? रीजन। उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल मोरल लॉ पॉसिबल है, क्योंकि उसको लगता है कि इमोशन जो है वो अनस्टेबल होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, और रीजन ही है जो उस चीज को यूनिवर्सलिटी दे सकता है। कांत यहाँ पे क्या कर रहा है? इनलाइटनमेंट को एक इथिकल राइगर दे रहा है। अभी देखो जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिमिलरिटीज की भी बात कर लेते हैं। हमने देखा डिफरेंस क्या था, अब हम देखते हैं सिमिलरिटीज क्या क्या थी। देखो सिमिलरिटीज क्या है? मोरल वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, अभी सिर्फ मोरालिटी के बारे में बात हो रही है सिर्फ। देखो सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस तो हैं। दोनों फ्रीडम को मोरल कॉन्सेप्ट मान रहे हैं। रूसो भी फ्रीडम को मोरल कॉन्सेप्ट मान रहा है, और कांत भी फ्रीडम को मोरल कॉन्सेप्ट मान रहा है। बट रूसो का जो फ्रीडम है वो जनरल विल के साथ अलाइन होता है। एक मिनट। कांत वर्सेस रूसो, सोर्स ऑफ मोरालिटी। देखो अकॉर्डिंग टू रूसो सोर्स ऑफ मोरालिटी क्या है? इमोशन और कॉन्साइंस। ये नेचुरल गुडनेस के बारे में बात करता है। बट अगर कांत के साथ देखा जाए, कांत के साथ क्या है? मोरालिटी का सोर्स क्या है? रीजन। इसके लिए यूनिवर्सल मोरल लॉ तभी पॉसिबल है जब हम रीजन के साथ चलें। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? रीजन अलोन कैन गिव यूनिवर्सलिटी। और ये यूनिवर्सलिटी कैसी होगी? मोरल यूनिवर्सलिटी। ठीक है, अभी देखो ये तो हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे थे, बट सिमिलरिटीज क्या है? इन दोनों के बीच में अगर सिमिलरिटीज देखो, तो दोनों का जो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है वो मोरल है। दोनों फ्रीडम को मोरल कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं। बट रूसो क्या कर रहा है कि फ्रीडम को जनरल विल के साथ जोड़ता है। ठीक है, बट कांत जो है वो फ्रीडम को कांत फ्रीडम को कैसे जोड़ता है? कांत फ्रीडम को रैशनल मॉरल लॉ के साथ अलाइन करता है। रैशनल मॉरल लॉ। अभी देखो इसी चीज से हमें समझना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, दोनों के बीच में सिमिलरिटीज भी है। किस बेसिस पर? जब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ मोरालिटी की। दोनों के लिए फ्रीडम एक डिजायर नहीं है, फ्रीडम एक सेल्फ डिसिप्लिन है, फ्रीडम एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। समझ में आ रहा है कि दोनों फ्रीडम को कैसे देख रहे हैं? फ्रीडम इज फ्रीडम इज नॉट इक्वल टू डिजायर। इन दोनों के लिए फ्रीडम क्या है? फ्रीडम इज इक्वल टू सेल्फ डिसिप्लिन। दोनों के लिए फ्रीडम इज
मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी यहां से क्या होता है ना कि अब हम देखेंगे कि कांत इनलाइटनमेंट के पीक में क्यों होता है, कांत इनलाइटनमेंट के आइडियाज को इतना पीक पर क्यों लेकर जाता है। कांत इनलाइटनमेंट आइडियाज को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स तक लिमिट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इमोशनल मोरालिटी तक भी सीमित नहीं करता है, बल्कि रीजन बेस्ड यूनिवर्सल एथिक्स बनाता है। अभी ये रीजन बेस्ड यूनिवर्सल एथिक्स क्या होता है? कांत के लिए क्या है ना कि बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा बोलते हैं कि कांत इनलाइटनमेंट को एक फिलॉसफी ऑफ ड्यूटी बना रहा है। ये सिर्फ इनलाइटनमेंट को राइट तक ही सीमित नहीं रखता है, वो इसको एक फिलॉसफी ऑफ ड्यूटी बनाना चाहता है। अभी देखो क्या होता है ना, कांत ट्रांसफॉर्म कर रहा है रीजन का जो मीनिंग है, उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। पहले के टाइम पे रीजन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रिटिक था, बट अब कांत क्या कर रहा है, उसको एक फाउंडेशन बना रहा है। किस चीज का फाउंडेशन? मोरल ऑटोनॉमी का। देखो रूसो ने क्या किया, फ्रीडम को मोरलाइज कर दिया इमोशनली, बट कांत क्या कर रहा है, इसको रैशनलाइज कर रहा है एथिकली। एथिकल रैशनलाइजेशन बाय कांत एंड इमोशनल मोरलाइजेशन बाय रूसो। अभी देखो इन सब चीजों में ही क्या होती है, जब हमने बात की प्राइवेट और पब्लिक यूज के बारे में, हमने यहाँ पे देखा कि कैसे रीजन का प्राइवेट हो रहा है और पब्लिक यूज हो रहा है। अभी देखो इस पे ना 2013 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज को पहले डिस्कस किया। जो कांत है वो एनलाइटनमेंट को अनार्की या ब्लाइंड ओबीडियंस दोनों से बहुत अलग रखता है, इसीलिए उसका जो एनलाइटनमेंट का बेसिकली आइडिया है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। तो इस चीज को आपको समझना है कि पब्लिक रीजन और प्राइवेट रीजन में डिफरेंस क्या था। ठीक है, अभी देखो जो कांत का आर्ग्यूमेंट होता है, कांत का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या कहता है, वो बेसिकली ये कहता है कि पब्लिक यूज ऑफ रीजन जो है वो कंप्लीटली फ्री होना चाहिए, उस पर किसी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। बट जो प्राइवेट यूज ऑफ रीजन है उस पर लिमिटेशन हो सकता है, और इस डिस्टिंक्शन के बिना या तो फ्रीडम बहुत ज्यादा क्योस बन जाएगा या फिर ऑर्डर बहुत ज्यादा टायरनी बन जाएगी, और इसीलिए कहता है ये डिस्टिंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रीजन को उस तरह से क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है जिस तरह से रूसो क्रिटिसाइज कर रहा था। ठीक है, तो अभी देखो पब्लिक यूज है क्या, हमने देखा पब्लिक यूज कौन कर रहा है, स्कॉलर्स कर रहे हैं, सिटीजन्स कर रहे हैं, ओपनली डिबेट हो रहा है। देखो पब्लिक यूज ऑफ रीजन बेसिकली क्या है ना कि जब इंसान, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल या फिर सिटीजन, इन सब के रूप में देखा जाए रीजन को, अगर इन लोगों द्वारा रीजन को यूज किया जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें ओपनली डिबेट किए जाते हैं, इसमें जो लॉज बने हैं उसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, लॉज का क्रिटिसिज्म किया जाता है, रिलीजन का क्रिटिसिज्म किया जाता है, इंस्टीट्यूशन का क्रिटिसिज्म किया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ाया जाता है, पब्लिश किया जाता है, और ये सब पब्लिक यूज है। यहां पर रीजन सिर्फ एक इंसान तक ही लिमिटेड नहीं है, उससे भी बाहर जा रहा है, और कांत के लिए इनलाइटनमेंट यही होता है। देखो क्या है ना कि अब हम इसका एग्जाम्पल में देखा जाए तो एक जो प्रीस्ट है, जब तक वो चर्च में है तब तक वो जॉब कर रहा है, और जब वो उस जगह से बाहर निकलता है और वहां से बाहर निकल के एक स्कॉलर के रूप में जो चर्च के डॉक्ट्रीन है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ये क्या है, ये बेसिकली पब्लिक यूज ही तो है। एक ब्यूरोक्रेट है या फिर एक टैक्स कलेक्टर है, वो जब तक जॉब में है तब तक उस सिस्टम पर सवाल नहीं उठा सकता, जब वो जॉब से बाहर आता है तो उस पर आर्टिकल लिख के वो उस पर सवाल उठा सकता है, तब ये पब्लिक यूज हो जाएगा। और ये जो रीजन है ये रीजन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए,
क्यों? क्योंकि पब्लिक यूज हो रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब जब प्राइवेट यूज के बारे में बात होती है, कि जब हम प्राइवेट यूज ऑफ रीजन के बारे में बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं? जब प्राइवेट यूज में जब इंसान एक फिक्स रोल के अंदर अपना काम कर रहा है, जैसे कि या तो एक सोल्जर है, एक टैक्स ऑफिसर है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या फिर एक प्रीस्ट है, ये सब अपना ड्यूटी कर रहा है, तो यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अगर सोल्जर को वॉर पे भेजा जाए और वो ये बोल दे कि मैं किसी का मर्डर नहीं, मैं किसी को मार नहीं सकता क्योंकि ये मेरे वैल्यूज के खिलाफ है, ये मेरे मोरल्स के खिलाफ है, तो क्या वो सोल्जर रह जाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो इसीलिए जब प्राइवेट यूज ऑफ रीजन होता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन की बात होती है, और इसीलिए क्या होता है ना, यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, यहाँ पे ओबीडियंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कांत ये नहीं कह रहे थे कि जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी पर्सनल यूज कर रहे हैं रीजन का, वो अब सोचना बंद कर दे, बट जब वो अपनी पर्सनल प्राइवेट ड्यूटी कर रहे हैं तो उस वक्त वो रीजन का मिसयूज ना करे, यहां पे उसके साथ कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। ये इन सब चीजों के बारे में बात करता है। अब देखो कांत का जो लॉजिक होता है इन सब चीजों के पीछे, ये लॉजिक के बारे में बात करते हैं। लॉजिक बाय कांत। अभी कांत क्या लॉजिक देता है? कांत का जो फेमस बेसिकली डायलॉग्स हैं, वो क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के बिना फ्रीडम दे दिए जाए तो क्या होगा? क्योस हो जाएगा। अगर फ्रीडम के बिना लॉ एंड ऑर्डर हो तो ये बहुत टायरेनिकल हो जाएगी, और इसीलिए पब्लिक स्फेयर में मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहिए थॉट को लेकर। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेयर में कुछ हद तक फंक्शनल डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ हद तक लिमिटेशन होना चाहिए। ये एनलाइटनमेंट का बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी बट नॉन वायलेंट मॉडल था, और इसी मॉडल के बारे में कांत डिस्कस करते हैं। अभी एक चीज और समझना है कि व्हाई दिस आइडिया वाज रिवॉल्यूशनरी। हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि कांट के आइडियाज बहुत रिवॉल्यूशनरी थे? देखो 18th सेंचुरी में यूरोप में ऑथोरिटी को क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं था, आपके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप क्राइम कर रहे हो। तो कांत ने पहली बार बोला था कि आप अगर ओबे कर रहे हो यहां तक ठीक है, बट आपको सोचना भी जरूरी है, और आप अपनी सोच को फ्री रख के सोच सकते हो। इस बारे में कांत बात करता है। अभी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस बारे में बात करता है? ये स्टेटमेंट बात करता है मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में। ये स्टेटमेंट बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। ये स्टेटमेंट बात करता है एकेडमिक फ्रीडम के बारे में। और ये जो स्टेटमेंट है मॉडर्न डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एकेडमिक फ्रीडम, ये सारे जो आइडियाज है, ये आइडियाज क्या होता है? ये फिलोसफिकल बेस बन जाता है। ये फिलोसॉफिकल बेस कैसे बनता है? आप देखोगे कांत इनलाइटनमेंट को डिफेंड करता है। कैसे डिफेंड करता है? नॉट बाय रिजेक्टिंग अथॉरिटी बट बाय सबऑर्डिनेटिंग इट। अब ये सबऑर्डिनेट कैसे करता है? ये सबऑर्डिनेट करता है फ्री पब्लिक यूज ऑफ रीजन को, कि रीजन का पब्लिक यूज एकदम ज्यादा फ्री होना चाहिए।
इसमें किसी भी तरह के कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए। तो कांत का जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रीजन, ये इंश्योर करता है कि एनलाइटनमेंट एक ऐसा फोर्स बन चुका है जो कि रिफॉर्म ला सकता है, और एनलाइटनमेंट एक ऐसा फोर्स है जो कि रिफॉर्म लाएगा, ना कि यहां पर डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। ठीक है, और ये कहां से आता है? ये जब प्राइवेट और पब्लिक यूज को डिस्टिंक्ट कर देता है, इन दोनों में डिफरेंस बता देता है। अभी देखो, कांत का जो रीजन है, कांत का जो नॉलेज है, और इन सब का लिमिट क्या है, हम इन सब के बारे में भी बात करते हैं। रीजन, नॉलेज एंड लिमिट। देखो, कांट सिर्फ मोरल या पॉलिटिकल थिंकर नहीं था, बल्कि उसने सबसे बड़े जो काम किए थे, उसमें क्या आता था, उसने बहुत बड़े बड़े लेवल पर काम किया था, और इसमें सबसे बड़ा लेवल था नॉलेज का लेवल। इस लेवल पे क्या काम किया था इसने? कांट ने जो बहुत टाइम पहले से जो डिबेट चल रही थी, उसको एक नया डायरेक्शन दे दिया था। और ये डिबेट कौन सी थी? ये डिबेट थी एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म। अभी देखो, ये जो डिबेट है, इस डिबेट का बैकग्राउंड क्या है? हम पहले इस डिबेट का बैकग्राउंड समझते हैं। 18th सेंचुरी में यूरोप दो कैंप्स में डिवाइडेड था। एक कैंप जो कि एम्पिरिसिज्म को बढ़ावा दे रहा था, एक जो रैशनलिज्म को सपोर्ट कर रहा था। अभी देखो, यहाँ पे जो दो कैंप थे, उस कैंप में डिफरेंस कैसे था? इस साइड में थे जॉन लॉक, ह्यूम, या फिर और एक नाम कह लो आप, बर्कली। इस तरह के नाम थे जिनको लगता था कि नॉलेज बेसिकली एक्सपीरियंस से आता था। और यहाँ पे क्या है ना, कि एक और साइड था जो रैशनलिज्म के बारे में बात करता था। और इस साइड में कौन कौन सपोर्टर थे? इस साइड में सपोर्टर थे डेस्करेट्स, लेबिनिज, और इन लोगों का क्या मानना था कि नॉलेज रीजनिंग से आती है, नॉलेज रीजन से आती है, और रीजन क्या करता है? आइडियाज को जन्म देता है। और ये लोग मेटाफिजिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। लेकिन एक साइड क्या पता चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग नॉलेज का बेस था रीजन। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग नॉलेज का बेस था एक्सपीरियंस। अभी हमें इन्हीं सब चीजों को में समझना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी। जो एम्पिरिसिज्म था, ये साइंस को अंडरमाइन कर रहा था, क्योंकि रीजन खोजना या रीजनिंग के बारे में बात करना एक साइंस का पार्ट है। और जो रैशनलिस्ट थे, वो बेसिकली क्या कर रहे थे, उनको मेटाफिजिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस था, वो रीजन के बारे में बात करते थे। और ये जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था, एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म, यहाँ पर क्या होता है, कांत के आने से एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट होता है। और यहाँ पर जब कांत आते हैं तो कांत क्या बोलते हैं? कांत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उन्हें यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, कि जो आइडियाज एम्पिरिसिस्ट लोगों के होते हैं और जो आइडिया रैशनलिस्ट के होते हैं, इन दोनों में कांत ने क्या रियलाइज किया? कांत ने रियलाइज किया कि सिर्फ एक्सपीरियंस इनफ नहीं होता है।
और सिर्फ रीजन भी इनफ नहीं होते हैं। इसलिए कांत ने सॉल्यूशन दिया इन दोनों के सिंथेसिस का, इन दोनों को मिक्स कर दिया। और कांत का जो सिंथेसिस था वो बेसिकली क्या बताना चाहता था? अकॉर्डिंग टू कांत क्या था कि जिस वर्ल्ड को हम जानते हैं वो ऐसा नहीं है जैसा वो हमें दिख रहा है। यहां पर वो नॉलेज को अलग तरीके से डिफाइन करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू कांत क्या होता है कि नॉलेज ना प्योर ऑब्जेक्ट से आता है, ना ही प्योर सब्जेक्ट से आता है, बल्कि नॉलेज इन दोनों के इंटरेक्शन से आता है। अब यहां पर कांत एक्सप्लेन करते हैं फेनोमेना वर्सेस नेमोनिया। अभी यहां पर क्या कर रहे हैं कांत? फेनोमेना वर्सेस नोमेना, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। फेनोमेना मतलब क्या क्या होता है कि वर्ल्ड जैसे हमें दिख रहा है, वर्ल्ड जैसे हमें अपेयर होता है, स्पेस टाइम ये सारी चीजें, साइंस यहीं पर काम कर रही है, नॉलेज यहां से पॉसिबल है। बट जब नोमेना की बात होती है तो वर्ल्ड जैसे वो एक्चुअली में है, जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस से बाहर है, गॉड, सोल, अल्टीमेट रियलिटी, इन सब के बारे में बात करता है। जहां से डायरेक्ट नॉलेज ला पाना, जहां से डायरेक्ट नॉलेज को एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल होता है। और कांत यहां पर रीजन को लिमिट कर देता है और वो ये बताता है कि रीजन बेसिकली पावरफुल है बट लिमिटेड है। अभी देखो, जो इंसान अभी तक रीजन को बहुत प्रीच कर रहा था, रीजन के अलग अलग डायमेंशन में जा रहा था, अब वही क्या बोल रहा है कि रीजन पावरफुल तो है बट लिमिटेड है। अब ये कैसे? ये हमने देखा फेनोमेना वर्सेस नोमेना में। इसमें क्या देखा हमने कि फेनोमेना में क्या पता चलता है हमें कि वर्ल्ड जैसे हमें अपीयर हो रही है वैसी है। और नोमेना में क्या देखा हमने कि वर्ल्ड एक्चुअली में जैसा है वो हमें दिख नहीं रहा है, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस के बाहर है। जब हम गॉड के बारे में बात करते हैं, जब हम सोल के बारे में बात करते हैं, जब हम अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात करते हैं, जहां से डायरेक्ट नॉलेज एक्सेस कर पाना इम्पॉसिबल होता है। और जो फेनोमेना है, जब हम स्पेस टाइम इन सब के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर साइंस काम करती है, यहाँ पर नॉलेज पॉसिबल है, यहाँ से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बात होती है। और फिर जब रीजन को कांत क्या करता है, कांत रीजन को यहाँ पर लिमिट कर देता है। कांत ये बताता है कि रीजन ऐसे ऐसे तो बहुत पावरफुल टूल है बट लिमिटेड भी है। कांत के लिए क्या होता है कि रीजन साइंस को पॉसिबल बनाता है। जब आप पूछते हो, जब आप जानने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि आप आगे बढ़ते हो। लेकिन रीजन अल्टीमेट रियलिटी को फुल्ली ग्रेस्प नहीं कर पा रहा और फुल्ली ग्रेस्प नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है कि कांत डॉगमेटिक रैशनलिज्म को रिजेक्ट कर देता है और एक्सट्रीम जो स्केप्टिज्म होता है उस चीज को भी रिजेक्ट कर देता है। तो हमें यहां से क्या पता चल रहा है कि रीजन पावरफुल है बट लिमिटेड है। कैसे? रीजन मेक्स पॉसिबल टू साइंस, लेकिन जब अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बात होती है तो रीजन अल्टीमेट रियलिटी को फुल्ली ग्रेस्प नहीं कर पाता। और इसी चीज के लिए क्या होता है, रीजन कैन नॉट ग्रेस्प
अल्टीमेट रियलिटी। तो इसके कारण क्या होता है, रीजन का एक लिमिटेशन दिख जाता है। इससे हमें पता चलता है कि डॉगमेटिक रैशनलिज्म रिजेक्ट हो जाता है, एक्सट्रीम स्केप्टिज्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना कि हम ये पता चल गया कि कैसे रीजन पावरफुल तो है बट लिमिटेड भी है। अभी ये जो मूव है, ये जो कांत बता रहा है यहाँ पे कि साइंस इज सेफ फ्रॉम स्केप्टिज्म, नेचुरल लॉ वैलिड है, लेकिन किस एरियाज में, सिर्फ और सिर्फ फेनोमिनल वर्ल्ड में। और फेनोमिनल वर्ल्ड में न्यूटोनियन साइंस सिक्योर भी हो जाती है। यहाँ पर जो साइंस है, यहाँ पर साइंस चल भी रहा है, यहाँ पर साइंस एक्सेप्टेबल भी है। बट ये जो फेथ है, ये फेथ क्या कर रहा है, फेथ सेव्ड फ्रॉम ब्लाइंड रिजेक्शन। जब बात फेनोमिनल वर्ल्ड से बाहर की होती है, जब बात नॉमिना की होती है, जब बात अल्टीमेट रियलिटी की होती है, गॉड के बारे में होती है, सोल के बारे में होती है, तो इस चीज को डिसअप्रूव नहीं किया जा सकता है। जो फेथ है, फेथ को रीजन के बियॉन्ड एक स्पेस मिल जाता है। और इसी टाइम में कांत एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट बोलता है, आई हैड टू डिनाई नॉलेज in order to make room for faith। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमें ये बताती है कि कैसे रीजन पावरफुल होता है, कैसे हम लोग देखते हैं एम्पिरिसिज्म वर्सेस रैशनलिज्म के बारे में। कांत नॉलेज को लेकर किस तरह से बात करना स्टार्ट करता है, और फिर एक टाइम के बाद वो ये बोलता है कि आई हैड टू डिनाई नॉलेज इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर फेथ। और जब इनलाइटनमेंट का मैच्योर स्टेज आता है, इस टाइम पीरियड में कांत के साथ क्या होता है, रीजन अब सुप्रीम पावरफुल नहीं रहा, पर रीजन अब यूजलेस भी नहीं है। अब रीजन जो है वो सेल्फ अवेयर बन जाता है। इसलिए हिस्टोरियन कहते हैं कि कांत जो है ना, कभी भी इनलाइटनमेंट में रीजन को लिमिटेशन में नहीं रखना चाहता था। और फाइनली होता यह है कि कांत कंप्लीटेड द एनलाइटनमेंट बाय लिमिटिंग रीजन इटसेल्फ। जब एनलाइटनमेंट मैच्योर स्टेज में आता है, तो उस टाइम पे पता चल जाता है कि जिस चीज को कांत पहले डिनाई कर रहा था, वो उस चीज को बाद में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो अभी देखो क्या है ना कि कांत बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो एम्पिरिसिज्म है, रैशनलिज्म है, इन सब के जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको तो रिजॉल्व कर देता है। और कैसे रिजॉल्व करता है, इन दोनों को मिक्स करके, इन दोनों का सिंथेसिस के साथ। कांत रिजॉल्व करता है एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म का कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से, जब वो ह्यूमन कॉग्निशन को बताता है। वो ये बताता है कि नॉलेज इन ह्यूमन कॉग्निशन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रियलिटी ही आप एक्सटर्नल रियलिटी ही इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। वो फेनोमेना और नोमेना दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। कांट यहां पर साइंस और फेथ दोनों को म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन से बचाता है। और इसी के कारण क्या होता है, इस तरह के स्टेटमेंट कांत को बोलना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गया। अभी देखो क्या है ना कि
हम ये देखते हैं कि कांत इसके बाद जब आगे बढ़ता है, इमैनुअल कांत के साथ क्या होता है, एनलाइटनमेंट का जो मोरल फिलॉसफी है, इस पीक पर जब वो पहुंच जाता है, तो कांत के लिए मॉरलिटी का जो सवाल है, वो ये नहीं होता कि लोग क्या फील करते हैं, बल्कि ये होता है कि क्या लॉजिकली और यूनिवर्सली राइट है, किस तरह की चीजें लॉजिकल भी है और यूनिवर्सल भी है। अब देखो कांत का जो कोर क्लेम होता है, कांत क्या बोलता है, कांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, मोरालिटी इमोशन से नहीं आता, जो हमने पढ़ा। कांत के अकॉर्डिंग सिंपैथी, पिटी या इंक्लिनेशन ये सब रिलायबल नहीं होते हैं, बट उसे ये लगता था कि मोरालिटी रीजन से आती है। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता था कि इमोशन सब्जेक्टिव होता है और रीजन जो है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, इस ये जो कांत का कोर क्लेम था, ये क्या क्रिएट करता है, ये क्रिएट करता है कांत का मोरल लॉ, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव क्रिएट करता है। अब ये जो कांत का मोरल लॉ होता है, वो लॉ किस तरह का होता है, कांत का मोरल लॉ कंडीशनल नहीं होता है कि तुम्हें ये चाहिए तो ये करो, ऐसा नहीं होता, ये एब्सोल्यूट होता है। और इसलिए इसका नाम क्या हो पड़ता है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। अभी देखो हम यहाँ पे इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि पहले तो हमें यह समझना था कि कांत का कोर आइडिया क्या था मोरालिटी से, और मोरालिटी और रीजन को लेकर। अब यहां से हम ये समझते हैं कि कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ये क्या होता है, ये कांत का एक मोरल लॉ होता है, मोरल लॉ ऑफ कांत। कांत का मोरल लॉ कंडीशनल नहीं होता है कि आपको कुछ काम करने का मन है तो आपको उसके बदले में कोई और काम दिया जा रहा है। कांत का मोरल लॉ बेसिकली बहुत एब्सोल्यूट है, एंड इसी रीजन की वजह से इस लॉ का नाम पड़ा कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। अभी इसी कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में और भी चीजें आती है, जैसे कि इसमें फॉर्म वन जो है वो है यूनिवर्सल लॉ प्रिंसिपल। इसके साथ कांत क्या बोलता है कि एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम which you can will to become a universal law। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो मैं कर रहा हूं, क्या मैं ये चाहता हूं कि सब लोग वही करें। जैसे एग्जांपल, झूठ बोलना अगर यूनिवर्सल लॉ बन जाए तो इससे क्या होगा, इससे ट्रस्ट पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए झूठ कभी मोरल हो ही नहीं सकता है, चाहे वो किसी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के लिए बोला गया हो, चाहे वो किसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव के लिए बोला गया हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वो इमोरल ही है। ठीक है, तो मोरालिटी जो होती है वो कंसिस्टेंसी और यूनिवर्सलिटी के साथ चलती है। तो आप अगर ये सोचोगे कि जो कांत का मोरल लॉ है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, इसमें क्या होता है, एक सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो है यूनिवर्सल लॉ प्रिंसिपल। मतलब मोरालिटी का मतलब ये होता है कंसिस्टेंसी प्लस यूनिवर्सलिटी। अभी देखो, अब इसमें फॉर्म टू भी है। अभी हमने देखा कि उसके मोरल लॉ में क्या था, कि एक था यूनिवर्सल लॉ प्रिंसिपल। ठीक है, अब फॉर्म टू क्या है, फॉर्म टू है ह्यूमैनिटी एज एन एंड। अभी ह्यूमैनिटी एज एन एंड क्या होता है, बेसिकली वो ये बताना चाहता है कि इंसान को सिर्फ टूल की तरह नहीं, अगर आप इंसान को किसी टूल की तरह यूज नहीं कर सकते हो, तो हर ह्यूमन बीइंग में एक इनहेरेंट डिग्निटी होती है। अब ये इनहेरेंट डिग्निटी क्या होती है, हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा,
तो हम लोग बस ये समझते हैं कि आप इंसान को किसी टूल की तरह यूज नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि हर इंसान में एक इनहेरेंट डिग्निटी होती है। ठीक है, अगर आप इंसान को किसी टूल की तरह यूज करोगे तो क्या आएगा, इसके इम्प्लीकेशन क्या हो जाएंगे, इसके इम्प्लीकेशन हो जाएंगे स्लेवरी। लेकिन हम क्या जानते हैं कि हम इंसान को किसी टूल की तरह यूज नहीं कर सकते, इसीलिए स्लेवरी इमोरल हो जाती है, एक्सप्लोइटेशन इमोरल हो जाता, डिसेप्शन इमोरल हो जाता है। मॉडर्न ह्यूमन राइट्स जो है वो बेसिकली फिलोसफी का जो फाउंडेशन, मॉडर्न ह्यूमन राइट फिलोसफी का जो फाउंडेशन होता है वो यहीं से आता है कि ह्यूमैनिटी एज एन एंड। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके लिए कांत क्या बोलते हैं कि ट्रीट ह्यूमैनिटी वेदर इन योर ओन पर्सन और इन दैट ऑफ अनदर, ऑलवेज एज एन एंड एंड नेवर एज एन मीन्स। ठीक है, बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे समझ गए कि इंसान को हम टूल की तरह यूज नहीं करते हैं। हर इंसान में एक इनहेरेंट डिग्निटी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि स्लेवरी इमोरल हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन इमोरल हो जाता है, आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते हो। और ये बेसिकली मॉडर्न ह्यूमन जो राइट होते हैं, मॉडर्न ह्यूमन राइट का जो फिलोसफी होता है उसका फाउंडेशन यही होता है, ह्यूमैनिटी एज एन एंड। अभी देखो फ्रीडम, हमने देखा कि रूसो के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था, इनलाइटनमेंट फ्रीडम को कैसे देखता था। अब बेसिकली कांट के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या है ये भी समझना जरूरी है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा ये सारी चीजें क्या था, यूनिवर्सल लॉ थे। ठीक है, ये कैटेगरिकल इंपेरेटिव थे, ये मोरल लॉ था कांट का, जिसमें यूनिवर्सल लॉ प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, जिसमें ह्यूमैनिटी एज एन एंड इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ फ्रीडम। अभी देखो कांत के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या था, फ्रीडम का मीनिंग ये नहीं था कि आप अपने डिजायर को फॉलो करो, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप लॉलेस हो जाओ। अकॉर्डिंग टू कांत फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ इंपोज्ड मोरल ड्यूटी। ठीक है, जहां पर जब इंसान रीजन से निकलकर मोरल लॉ को फॉलो करता है, तब वो किसी और का नहीं बल्कि अपना ही लॉ फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि ये लॉ उसने खुद बनाए हैं। और यही चीज हम लोग कहां पे देख रहे थे, यही चीज हम लोग रूसो के टाइम पे देख रहे थे। इसलिए टू ओबे द मोरल लॉ इज टू बी फ्री। आप जब मोरल लॉ को फॉलो करते हो तभी आप फ्री हो। अभी देखो कांत क्या करता है, कांत रूसो के इमोशनल मोरालिटी को रिजेक्ट कर रहा होता है। अब ये क्यों कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इमोशन अनस्टेबल नहीं होता, सॉरी इमोशन अनस्टेबल होता है और इमोशन पर्सन टू पर्सन चेंज होता जाता है। और अगर ऐसा होता रहा कि इमोशन पर्सन टू पर्सन चेंज करता रहे तो इससे क्या होगा, कोई यूनिवर्सल एथिक्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसीलिए कांत क्या करता है, इमोशनल मोरालिटी को रिजेक्ट कर देता है। कांत के लिए एथिक्स तभी मीनिंगफुल होता है जब वो हर एक इंसान पर इक्वली अप्लाई हो सके। कांत को एक मोरल डिफेंडर की तरह देखा जाता है इनलाइटनमेंट का। इनलाइटनमेंट को सिर्फ राइट्स का मूवमेंट नहीं रहने देता है वो, बल्कि वो ड्यूटी, डिसिप्लिन और डिग्निटी, इन तीनों से जोड़ देता है। इसलिए हिस्टोरियंस क्या कहते हैं, कांट मोरलाइज द इनलाइटनमेंट बाय ग्राउंडिंग फ्रीडम इन ड्यूटी रेदर देन डिजायर।
ठीक है, तो ये सारी चीजों से हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि कैसे कांत के लिए फ्रीडम का मीनिंग क्या है। ठीक है, कांत के लिए बेसिकली मोरालिटी क्या है, कांत क्यों इमोशनल मोरालिटी को रिजेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, अभी देखो इन सब चीजों से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं हमारे यूपीएससी में, जहां पर इमोशनल मोरालिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर रैशनल यूनिवर्सलिज्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जहां पर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये सब चीज कांत के लिए क्या है ये पूछा जा रहा है। कांत ने क्या किया, इमोशनल मोरालिटी को रैशनल यूनिवर्सलिज्म से रिप्लेस कर दिया। और यूनिवर्सल रैशनल यूनिवर्सलिज्म से कैसे किया, तो ये सारी चीजें उसने अपने मोरल लॉ के थ्रू किया, और उसका मोरल लॉ कौन सा है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। फॉर कांत फ्रीडम एक ड्यूटी है। ऐसा जो हम लोग देखते थे कि फ्रीडम और ड्यूटी अलग अलग है, कांत ने क्या किया, इसको मिक्स किया। उसने बताया फ्रीडम और ड्यूटी अपोजिट नहीं है, बट वो क्या है, वो मोरल ऑटोनॉमी का दो साइड है। चलो, यहां तक आप अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको बेसिकली कांत का मेजोरिटी ऑफ पार्ट कवर हो चुका है। आप कांत के मेजोरिटी ऑफ आइडियाज को समझ चुके हो। अब क्या है ना कि कांत कैसे स्टेट लॉ और पीस को किस तरीके से देखता है, इस चीज को लेके उसके थॉट्स क्या हैं, हम लोग इस चीज को भी देखते हैं। स्टेट लॉ एंड पीस। अभी देखो यहां पे क्या है ना कि इनलाइटनमेंट सिर्फ इंडिविजुअल मोरालिटी तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, वो रीजन और मोरालिटी को स्टेट लॉ और इंटरनेशनल ऑर्डर तक एक्सटेंड कर देता है। और इस चीज में, इस पार्ट में बेसिकली जहां पे हम स्टेट लॉ एंड पीस के बारे में बात कर रहे हैं, इस चीज में हम कांत के पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फिलोसफी को अच्छे से क्लियर करेंगे। देखो कांत का जो स्टैंड होता है किस चीज के ऊपर, स्टेट और पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऊपर, वो कैसा होता है, कांत का जो बेसिक पॉलिटिकल पोजीशन होता है वो कैसा होता है, हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। स्टैंड ऑफ कांत ऑन स्टेट एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी। देखो कांत का जो बेसिक पॉलिटिकल पोजीशन होता है वो एब्सोल्यूटिज्म के अगेंस्ट होता है, वो आर्बिट्रेरी पावर के अगेंस्ट होता है, वो रूलर एबव लॉ इस चीज के अगेंस्ट होता है, बट वो रूल ऑफ लॉ के फेवर में होता है। वो लॉ को रूलर से भी ऊपर रखता है, वो कंसेंट बेस्ड ऑथोरिटी पे बिलीव करता है, जहां पर सिटीजन सब्जेक्ट्स नहीं, वो को लेजिस्लेटर्स हैं। ठीक है, वो क्या बात कर रहा है, वो बात कर रहा है रूल ऑफ लॉ के बारे में, वो बात कर रहा है कंसेंट बेस्ड ऑथोरिटी के बारे में। ठीक है, अभी देखो कांत के लिए क्या है कि लेजिटिमेट स्टेट वही है जहां पर लॉ रीजन से निकला हो, ना कि किसी रूलर के विल से। जहां पे भी लॉ रीजन से निकल रहा है वो क्या है, वो रूल ऑफ लॉ है, वो कंसेंट बेस्ड ऑथोरिटी है, और इस तरह के स्टेट को कांत सपोर्ट करता है। कांत इस तरह के स्टेट को लेजिटिमेट स्टेट मानता है। अब देखेंगे इसी में कि फ्रीडम और लॉ का बैलेंस कैसे होता है। हमने ये देखा कि कांत का स्टैंड क्या था, स्टेट पर और पॉलिटिकल अथॉरिटी पे। अब हम देखते हैं कि फ्रीडम प्लस लॉ ऑफ बैलेंस बिटवीन लॉ एंड फ्रीडम।
अभी देखो यहाँ पे देखो, ये क्या हो रहा है ना कि कांत एनार्की का सपोर्टर नहीं है। कांत क्या कर रहा है, कांत के कांत के लिए क्या है ना कि लॉ के बिना फ्रीडम हो ही नहीं सकता। क्या होगा, अगर लॉ के बिना फ्रीडम दे दी जाए तो क्योस पैदा हो जाएगा, और अगर फ्रीडम के बिना लॉज इम्पोज किए जाए तो क्या होगा, टायरेनिकल अथॉरिटी हो जाएगी। तो इसलिए कांत का जो पॉलिटिकल आइडिया है वो क्या है, वो बोलता है कि लीगल फ्रीडम मिलना चाहिए बट अंडर रैशनल लॉ। लीगल फ्रीडम तो दो लोगों को, बट उसके लिए रैशनल लॉ भी बनाओ। अब ये जो आइडिया है, ये आइडिया कुछ नए आइडियाज को क्रिएट करता है, नए आइडियाज को जन्म देता है। और ये आइडियाज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के। ये आइडियाज क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट के। ये आइडियाज क्या है, मॉडर्न लिबरल स्टेट का। और ये सारी आइडियाज आने वाले टाइम पे मॉडर्न लिबरल स्टेट का फाउंडेशन बन जाता है। देखो, हमने क्या देखा कि विदाउट लॉ क्योस, विदाउट फ्रीडम टायरेनी। और इसी के लिए क्या होता है, कांट का जो पॉलिटिकल आइडिया होता है वो क्या होता है, लीगल फ्रीडम अंडर रैशनल लॉ। ठीक है, अभी ये जो आइडिया है, ये आइडिया आगे चलकर कैसे आइडियाज क्रिएट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, मॉडर्न लिबरल स्टेट। ये आइडिया बेसिकली लीगल फ्रीडम अंडर रैशनल लॉ आने वाले टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, मॉडर्न लिबरल स्टेट का फाउंडेशन बन जाता है। ठीक है, ये सारे आइडियाज का फाउंडेशन होता है लीगल फ्रीडम अंडर रैशनल लॉ। अभी देखो, कांट और रिपब्लिकन गवर्नमेंट, कांट कैसे रिपब्लिकन गवर्नमेंट को देखता है, कांट के लिए रिपब्लिकन का मतलब क्या होता है। देखो, कांट के लिए रिपब्लिकनिज्म का मतलब क्या होता है, कांट के लिए रिपब्लिकनिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पावर। इसके लिए इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, सिटी, कंसेंट ऑफ सिटीजन। अभी देखो, इन सब चीजों से क्या होता है, कांट का मानना ये होता है कि रिपब्लिकन स्टेट वॉर अवॉइड करते हैं, क्योंकि सिटीजन्स वॉर का कॉस्ट खुद भुगत रहे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक तरह का डेमोक्रेटिक पीस थियरी क्रिएट करता है। ये बेसिकली डेमोक्रेटिक पीस थियरी का अर्ली वर्जन होता है। और कांट के लिए रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एक चीज हमें समझ में आ गया कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कंसेंट ऑफ सिटीजन, ये सारी चीजें बेसिकली कहाँ पे होती है, ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट में होती है। और इसीलिए कांत के लिए ये एक डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की तरह था। ठीक है, अभी देखो, इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हम जब पीस की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे स्टेट लॉ, अब हम बात कर रहे हैं पीस की, कि जब हम पीस की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो पीस कैसे होता है। कांट का जो सबसे विजनरी पॉलिटिकल वर्क होता है वो परपिचुअल पीस ही होता है।
इसमें कांत क्या करता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रीजन और लॉ के थ्रू रिफॉर्म करना चाहता है। अब ये रिफॉर्म कैसे होगा, तो हम लोग उस चीज को भी देखते हैं। देखो, ये जो परपेचुअल पीस है, इसमें बेसिकली क्या होता है, फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट। देखो, कांत वर्ल्ड गवर्नमेंट के फेवर में नहीं है कि पूरा वर्ल्ड का एक गवर्नमेंट होना चाहिए, सब उस गवर्नमेंट का पार्ट हो, बल्कि वो वॉलेंट्री फेडरेशन ऑफ स्टेट चाहता है, जहां पर स्टेट सॉवरेन रहेंगे और वॉर को इलीगल कर दिया जाएगा। जितने डिस्प्यूट होंगे वो लॉज से सॉल्व किए जाएं, वॉर नहीं हो। आज के टाइम पे यूएन का जो फिलॉसफी है, यूएन की फिलॉसफी का बेसिकली रूट कहां से मिलता है, तो यूएन की फिलॉसफी का रूट मिलता है फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट से, जो कि कांत ने दिया था। और कांत की जो परपिचुअल पीस का कॉन्सेप्ट है, ये पीस का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पीस के कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं। देखो, ये जो परपिचुअल पीस है, इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सिर्फ पीस का मतलब सिर्फ वॉर का एब्सेंस नहीं है, पीस का मतलब लीगल एंड मोरल कंडीशन भी है, कि पूरा के पूरा वर्ल्ड में लीगल एंड मोरल कंडीशन का डेवलपमेंट हो, स्टैंडिंग आर्मीज एबॉलिश कर दी जाए, जो सीक्रेट ट्रीटीज होती है इन सबको खत्म कर दिया जाए, और कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ इंटरवेन नहीं करेगी, नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाई जाए। और वॉर कांत के लिए रीजन का फेलियर है। अगर वर्ल्ड में वॉर हो रहा है, इसका मतलब ये जो रीजन का कॉन्सेप्ट है एनलाइटनमेंट में, ये फेल हो चुका है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को लेकर कांत अपनी परिपिचुअल पीस की पॉलिसी बताता है। ठीक है, अभी देखो क्या है ना, कि इन सब चीजों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप। ये जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप है, ये क्या है, कांत कहता है कि इंसान सिर्फ स्टेट का सिटीजन नहीं है, वो वर्ल्ड का भी सिटीजन है। और कॉस्मोपॉलिटन राइट का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी, ह्यूमन डिग्निटी बियॉन्ड बॉर्डर्स, फॉरेनर्स को एनिमी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, और मॉडर्न ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल लॉज के बेस पर बनने चाहिए। तो ये सारी चीजें बताई जा रही है कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप के अंदर। और कांत देखो, सबसे बड़ी बात कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कांत इतना ज्यादा मैटर क्यों करता है, क्या रीजन होगा। हमने देखा कि कांत क्या क्या बातें कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, परपिचुअल पीस की बात कर रहा है, इसमें फेडरेशन ऑफ फ्री स्टेट के बारे में बात हो रहा है, परपिचुअल पीस के बारे में बात हो रहा है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप के बारे में बात हो रहा है। तो फिर सवाल आता है कि व्हाई कांट मैटर्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो, इनलाइटनमेंट को नेशनल फ्रेमवर्क से बाहर निकालने का काम कौन करता है, कांत। रीजन को ग्लोबल एथिक्स बना दिया जाता है, ये कौन करता है, कांत। कांत बेसिकली इनलाइटनमेंट के आइडियाज को ग्लोबलाइज कर रहा है और उसकी मोरल ऑटोनॉमी को एक्सटेंड कर रहा है। और ये कहां तक एक्सटेंड कर रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तक एक्सटेंड कर रहा है। इसलिए कांत वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना ज्यादा मैटर करता है। आप देखोगे कि कांत कांत ने क्या किया, कांत रिजेक्टेड एब्सोल्यूटिज्म, कांत रिजेक्टेड वॉर। और ये सब चीज कैसे रिजेक्ट किया जा रहा है, बाय ग्राउंडिंग पॉलिटिक्स इन रूल ऑफ लॉ, बाय ग्राउंडिंग रैशनल कंसेंट। हिज आइडिया ऑफ परपिचुअल पीस बेसिकली क्या, ये जो इनका जो आइडिया है परपिचुअल पीस का, ये आइडिया क्या करता है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन रख देता है मॉडर्न इंटरनेशनलिज्म का। तो ये है बेसिकली कांत का
एक ओवरऑल एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कांत के आइडियाज किस तरह के थे। अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन, किसके किस्म के बीच में, रूसो और कांत के बीच में। अभी देखो, हम अलग अलग एस्पेक्ट में जाके ये डिस्कस करेंगे। हम पूरी तरह से ऐसा टेबल नहीं बनाने वाले, बट हम जो पढ़ चुके हैं उसी को अभी यहाँ पर वापस देखने वाले। देखो, रूसो का कोर कंसर्न क्या था? रूसो का कोर कंसर्न था मोरालिटी एंड कम्युनिटी। कांत का कोर कंसर्न क्या था? रीजन एंड ऑटोनॉमी। रूसो का फोकस कहां था? कलेक्टिव मोरल लाइफ पे। और कांत का फोकस कहां था? इंडिविजुअल मोरल सेल्फ रूल पे। अभी देखो, हम लोग देखते हैं पहले कांत रूसो का कोर कंसर्न। मोरालिटी एंड कम्युनिटी। और इसका कोर कंसर्न क्या था? रीजन एंड ऑटोनॉमी। अगर हम फोकस के बारे में बात करें, रूसो का फोकस कहां था? कलेक्टिव मोरल लाइफ पे। और कांत का कोर कंसर्न क्या था? बेसिकली फोकस कहां था? इंडिविजुअल मोरल सेल्फ रूल पर। अभी देखो, रूसो के लिए सोर्स ऑफ एथिक्स क्या थे? इमोशन, एम्पैथी, कॉन्साइंस। और कांत के लिए सोर्स ऑफ एथिक्स क्या थे? रैशनल ड्यूटी, यू कैन से मोरल लॉ। कौन सा मोरल लॉ? जो हम लोगों ने यहां पे भी किया है, ये देखो। मोरल लॉ ऑफ कांत, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जिसमें हमने यूनिवर्सल लॉ प्रिंसिपल देखा, जिसमें हम लोगों ने ह्यूमैनिटी एज एन एंड देखा। ठीक है। अभी देखो क्या है ना, कि सबसे बड़ी बात कि रूसो फ्रीडम को कैसे देखता था और कांत फ्रीडम को कैसे देखता था। रूसो के लिए फ्रीडम का मतलब था अलाइनमेंट विथ जनरल विल। और कांत के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था? ओबीडियंस टू सेल्फ इम्पोज्ड रैशनल लॉ। अभी देखो, यहां तक हमें समझ आता है कांत और रूसो के बारे में, ये सारे आइडियाज हमें क्लियर हो गए थे। अभी क्या है ना, कि हम पॉलिटिकल रोल भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो। तो हम लोग एक डिफरेंस जो और है वो है पॉलिटिकल आउटकम। रूसो क्या करता है? रिवोल्यूशनरी इंपल्स क्रिएट करता है। और कांत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों के बारे में बात करता है। क्यों? हमने देखा रूसो के कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाता है, इनके आइडियाज पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है। वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसके आइडियाज को यूज किया जा रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, डेमोक्रेसी, लिमिटेड गवर्नमेंट, इन सब की बात कहां की जा रही है? कांत के फिलोसफी से। तो बेसिकली हमें यह पता चल जाता है कि रूसो ने एनलाइटनमेंट को इमोशनली इंसान बना दिया।
कांत ने उसे क्या किया, इंटेलेक्चुअली मैच्योर किया। रूसो ने रीजन को डेंजरस दिखाए जब वो कम्युनिटी के नाम पर कोएलिशन बन जाता है। कांत ने उसी रीजन को डिसिप्लिन दिया। उसने ड्यूटी, ऑटोनॉमी और लॉज के साथ मिक्स कर रीजन को यूज किया। इसलिए इनलाइटनमेंट ना सिर्फ फीलिंग को प्रोजेक्ट करता था, इसके साथ साथ वो लॉजिक को भी प्रोजेक्ट कर रहा था। तो बेसिकली आप अगर देखो तो रूसो और कांत ने मिलकर इनलाइटनमेंट को कंप्लीट किया। एक के बिना दूसरा अधूरा रहता, इमोशन के बिना डिसिप्लिन अंधा है, रीजन के बिना ह्यूमैनिटी खत्म है। तो ये सारी चीजें हमें रूसो और कांत को पढ़ने के बाद समझ में आती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि आज का लेक्चर हमारा जो कांत और रूसो के बारे में डिस्कस करने का था वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसी लेक्चर के बाद हम लोग करेंगे इनलाइटनमेंट का लास्ट पार्ट, प्री मार्क्सियन एंड मार्क्सियन थॉट। ये हमारे अगले लेक्चर में होगा। तो तब तक के लिए लेते